हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन रिएक्शन वीडियो है और ली गई है हमारे शोएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। और वीडियो का टाइटल है इंडिया अलोकेटेड 42,277 करोड़ बजट फॉर जम्मू कश्मीर, पीएम मोदी फैन आबिद अली रिएक्शन ऑन बजट। तो भाई पीएम मोदी के एक फैन पाकिस्तान में भी हैं और उन्हीं का एक रिएक्शन है कि भाई वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि भाई हमारे आबिद भाई क्या राय रखते हैं मोदी के बारे में और इस बजट के बारे में। जब से नेबर कंट्री इंडिया में बजट आया है उसके बाद बहुत से लोग कमेंट करके या मैसेज में ये बात कर रहे थे कि भाई आबिद भाई से इसके ऊपर ओपिनियन ली जाए। जिस तरीके से उन्होंने अपने नेबर कंट्रीज के लिए बजट रखा, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के लिए बजट रखा और फिर अपनी यूथ के लिए, अपने एजुकेटेड लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर बजट उन्होंने रखा, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? ठीक है। बजट तो आपने देखा होगा, डेफिनेटली आपने सारा वो देखा होगा यूट्यूब से या गूगल करके देखा होगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल से ही बजट में देख रहा हूँ इंडिया का और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट है। उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए उसके ऊपर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि इंडिया ने अपनी जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है। उसके बाद जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया है वो तो एंड ही कर गए हैं यार उस चीज को लेके। कितना बजट रखा है। फिर उसके बाद उसमें एक बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि अवाम को रिलीफ नहीं मिला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि नेबर्स के साथ क्या हुआ है। शोएब भाई, नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। इनके साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान भी और चाइना भी है, जिनका नामो निशान भी नहीं है बजट के बीच में। लेकिन अब देखें, मैं सबसे पहले मालदीव की बात करना चाहूंगा। मालदीव वो कंट्री है कि जो उस मुल्क के वजीर आजम को क्लोन और पपिट कहते हैं। लेकिन आप ये देखें, क्लोन और पपिट कहने के बावजूद भी 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट रखा गया। बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते थे और इंडिया से दोनों ही हम अलग हुए ना। हाँ बिल्कुल, इंडिया से हम दोनों अलग हुए, तो उसके लिए 120 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा नेपाल के लिए, भूटान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट रखा गया है। और मैं तो हैरान ये होता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने पावरफुल, जितने बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कंट्री कोई हैं कि जो अपने नेबर्स के लिए भी सोचते हैं, अपने नेबर के लिए भी इतना बड़ा सेटअप रखते हैं और बजट में इतनी बड़ी रकम रखते हैं। फिर उसके बाद आप आए थोड़ी सी। आबिद भाई बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए क्या होता है ना, जो हमारी कंट्री, जो हम हैं एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, हम वसुधैव कुटुंबकम को साथ में लेके चलते हैं। हमारा मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो संपूर्ण पृथ्वी है, वसुधा का मतलब होता है अर्थ, तो जो पूरी अर्थ है वो हमारी फैमिली है। कुटुंब का मतलब होता है कि परिवार। तो जो पूरी पृथ्वी है, धरा, जो वसुंधरा कहते हैं ना, ये पूरी हमारा परिवार है। इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो हम तो पूरी दुनिया में उतना नहीं कर पाते भाई, उतना डेवलपमेंट तो नहीं हो पाया कि मतलब पूरी दुनिया को हम हेल्प करें। लेकिन जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड होती है हम वहाँ पे भी पहुँचते हैं। हम कितने भी मतलब प्रॉब्लम रहे हम वहाँ पे पहुँचते हैं। रही बात बजट की, पड़ोसियों की, तो बिल्कुल भाई हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है जगह जगह पे। ठीक है, हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दिया जाए, अपने सगे संबंधियों से या फिर आसपास वालों लोगों से अच्छे रिलेशंस रखे जाए। ये बदकिस्मती आपके देश की है, पाकिस्तान की है कि इन्होंने हमारे साथ में अच्छे सलूक नहीं करे। जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तक इन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपे हैं। और यही कारण है कि बजट में श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, बांग्लादेश भी है, सब कोई है, अफगानिस्तान भी है। आप उस लिस्ट में नहीं हो, सोचने वाली बात है। बात कर लेने दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। ठीक है। देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में। कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ। ठीक है। पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान 3 बार रिपीट कर रहा हूँ,
पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, साल में 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत लेकिन बड़ी इसमें बात मैं है। ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देखे, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, $1 बिलियन पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में $1 बिलियन रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करे, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना, उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट अनाउंस किया गया, जब ये नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद नई गवर्नमेंट ने किया, आम पब्लिक के जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा अगर गुब्बारे बेच रहा है, कोई यहाँ पे वेटर हैं या कोई इस तरीके से जो भी लोग हैं, इनके लिए हमारे बजट में क्या किया गया, डिफेंस पे फिर बड़ी बात जो मेन मैं समझता हूँ टॉपिक है कि डिफेंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर बहुत बजट लगाता है, लेकिन डिफेंस की बजट की, मैं पाकिस्तान के बजट की बात आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो बजट आता है ना, वो आम के लिए बजट नहीं होता, ये तो अपने हमसायों के लिए भी बजट निकाल रहे हैं ना। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे आम सिविलियन के लिए वो बजट नहीं होता। हमारे बजट में क्या आता है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, दूध की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, गरीब आदमी को कैसे मारना है, वो चीजें सारी उसके बीच में प्लानिंग होती है। उसमें एक बार भी ये प्लानिंग नहीं होती कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। अभी मैं बड़ा सुन रहा था इस चीज को इंडिया के यूट्यूबर्स की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से, या बहुत जगहों पे मैं सुन रहा था कि इंडिया के बजट में आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ है। एक तो आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बेस मजबूत कर रहे हैं, उस चीज का आइडिया आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। आपके मेडिसिन सस्ते कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको नहीं हो रहा। आपने अभी वीडियो की थी किसी हॉस्पिटल में जाके, आपने देखा है कोई दवाइयों के लिए मर रहा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने मेडिसिन में इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन ये भी देखने वाले जाहिर बात है, हम तो यहाँ पे बैठ के अपना जो भी एक ओपिनियन है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया से लोग देखते हैं वो जरूर बताइएगा कि जो अभी आपका बजट आया है आम पब्लिक के लिए कितना रिलीफ है या कितना रिलीफ नहीं है। आबिद भाई डिफेंस के ऊपर बड़ा, तो भाई अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो कहीं न कहीं इससे जो है आम जनता हमेशा से मतलब परेशान होती है, परेशान होती रही थी, परेशान होती रहेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, मोर और लेस मतलब हमेशा ऐसा होता है कि भले से गवर्नमेंट या जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो आम जनता है उनके लिए ध्यान में रख के चीज़ें बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि इसमें और मुरव्वत हो सकती थी। जो बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं उनके लिए उस तरीके का मतलब रूल्स या रेगुलेशंस जो भी है अगर बना भी होगा तो उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है जिस तरीके से आम जनता के साथ में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता में एक डिस्ट्रेस का माहौल रहता है, अभी भी है। जनता खुश नहीं, काफ़ी सारे लोग, एक बड़ा तबका है जो खुश नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं जो अच्छा है। जैसे स्टार्टअप्स के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर कुछ होता है तो उस अमाउंट पर उनको हैवी टैक्स देने पड़ते थे, 31%, 30%, 32%। अभी उसको एबोलिश कर दिया गया है। एक और रिफॉर्म आया रियल एस्टेट से रिलेटेड, ठीक है, इंडेक्सिंग वगैरह का क्या है, तो ठीक है, मतलब कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हुए हैं जो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो ठीक है, मोर और लेस चीज़ें चलती हैं, चलती रहेंगी। इस दफा उन्होंने बजट रखा है, क्या पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या चाइना या किसी और चीज के लिए? डिफेंस का मतलब ये होता है कि अपने मुल्क की बेस को मजबूत करना, और उनका जो डिफेंस बजट आया ना उस चीज का आपने आइडिया नहीं, चाहे डिफेंस बजट उनका बहुत बड़ा आया है, ठीक है, कि हम लोग, हमारी तो गिनती भी सोच में नहीं आती, इतना बड़ा डिफेंस बजट इंडिया ने अपने लिए रखा है। लेकिन उन्होंने उस डिफेंस बजट के साथ करना क्या है, उन्होंने साथ ये ऐलान किया कि हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है। हमारे हेलीकॉप्टर बनेंगे तो मेड इन इंडिया बनेंगे,
बैरी बेड़े बनेंगे तो वो भी मेड इन इंडिया बनेंगे। टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, जो वेपन बनेंगे, जो भी चीज बनेगी वो मेड इन इंडिया बनेगी। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता चलूं, शोएब भाई आज तो आपने कंपेयर किया है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ना ये इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अवाम को भी पता चल गया, जब हम अपने मुंह से कह रहे हैं, पाकिस्तानी अपने मुंह से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बहुत साल पहले ही खत्म हो चुका हुआ था। इंडिया का कंपैरिजन जो बनता है ना, वो बनता है चाइना के साथ। वो अपना जो डिफेंस बजट लेके जा रहा है, मेड इन इंडिया पे जो काम कर रहा है ना, वो चाइना को लेके कर रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर पड़ोसी मुल्क में रहने वाले किसी शख्स को ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ है ही नहीं, तो यहाँ के रहने वाले लोगों को, फिर यहाँ के रहने वाले जो राजनेता होते हैं, जो अननेसेसरी मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं, पाकिस्तान का हमेशा एग्जांपल देते रहते हैं, क्यों भाई? हमारा असली मुकाबला, मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिक्र हुआ था तो मैंने उसमें भी कहा था कि हमारा असली मुकाबला चाइना के साथ में, हमारे लिए असली थ्रेट चाइना है, पाकिस्तान तो है ही नहीं। 1% फ्रॉम पाकिस्तान एक्सेप्टिंग, मतलब कोई पाकिस्तान का एक शख्स है जो नागरिक है वहाँ का, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ में भारत की तुलना बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, भारत बहुत आगे जा चुका है अभी। ये हमारे देश के जो हुक्मरान है कभी समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझेंगे। वो पाकिस्तान को तो किसी साइड पे भी नहीं रख रहा। अभी आप देखेंगे उसने अपने सारे नेबर्स को हेल्प करने की कोशिश की, उनके लिए डिफेंस बजट, सॉरी उनके लिए बजट में इतने बड़े पैसे रखे, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान नजर आ रहा है किसी भी जगह पे। अगर हमारे तल्लुकात बेहतर होते, हमने ये सोचा होता कि इंडिया भी हमारा और हम भी इंडिया से ही निकले हुए हैं बाहर, तो क्या इस बुरे हालात में इंडिया आपकी हेल्प ना करता? इंडिया आपको जैसे बांग्लादेश की हेल्प कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान से निकला है ना वो भी। हाँ, लेकिन यहाँ ओके, अगर आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बिल्कुल। पाकिस्तान से आपका बांग्लादेश निकला है, ईस्ट जो पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश हुआ। लेकिन देखिए कैसा होता है ना भाई, आबिद भाई, रिलेशंस रखने के लिए, उस हेल्प की उम्मीद करने के लिए, वो हेल्प पाने के लिए, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर म्यूचुअल रेस्पेक्ट के लिए एक दूसरे को मतलब बोलते हैं ना कि एक एश्योरेंस देना पड़ता है। बांग्लादेश से हमें थ्रेट नहीं, हाँ वहाँ पे रिलीजियस चीज़ें हैं, बहुत अलग है, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स एक बोलते हैं ना एक आइडियोलॉजी है वो है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए, जो नॉन इस्लामिक रिलीजन वाले हैं उनके लिए, लेकिन वो अलग टॉपिक है। लेकिन मैं अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करूँ या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो बांग्लादेश के रिश्ते हमारे साथ काफ़ी अच्छे हैं। घुसपैठ जैसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होती है, एटलीस्ट बॉर्डर पे नहीं होती है। काफ़ी सारे घुसपैठिए होते हैं वहाँ पे जो इस तरीके से जो बोलते हैं ना, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वो उनका अलग रीजन होता है, लेकिन वो वहाँ पे अटैक नहीं होता है जिस तरीके का पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है समय समय पर। तो यही एक रीज़न है कि रिश्ते अच्छे नहीं हो पाते हैं, और यही एक रीज़न है कि हमारे आपके जो ताल्लुकात है बहुत ख़राब हैं। हमारे सभी से रिश्ते अच्छे हैं आपको छोड़ के। चाइना तो खैर मैं बताया ना कि उससे तो अपना अलग ही है, मतलब वो लंबा चलेगा। तो ये बताया जाता ना कि आज अगर हम इस हालात में, इन बुरे हालात में आए, वो आए इंडिया की वजह से। आप कह रहे हैं इंडिया हेल्प कर देता, किस चीज को लेके इंडिया की वजह से हालात में बुरे में आए हैं? भाई वो और साजिश ट्रेड करता तो है। हमने बंद की ना। नहीं, अगर साजिश तो करते हमारे हैं, मुल्क साजिश। में, मेरी बात सुनिए, आलू प्याज टमाटर आपको सस्ते मिल रहे थे जब हिंदुस्तान के साथ आपकी ट्रेड हो रही थी, याद कीजिए ना उस चीज को लेके। तो ट्रेड बंद करने के बाद टमाटर हमारा 300 रुपए किलो पे चला गया। गलती किसकी थी? गलती हमारी थी। इंडिया ने क्या साजिश की थी ट्रेड बंद करने के लिए? वो साजिश हमारी अपनी थी, वो इमरान खान साहब की साजिश थी, जिस साजिश की वजह से हमारा ट्रेड। कह सकते हैं साजिश, मतलब वो बेहतर नहीं है कि साजिश कहना, मिस्टेक कह सकते हैं कि वो उनकी तरफ से कुछ ऐसा, तो वो ऐसी मिस्टेक कर गए ना कि जो आज आम पब्लिक को, आम लोगों को ये चीज जो है ना भरना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। इस चीज को समझे। आम पब्लिक कितनी खुश है। आप में से मैम कोई बात करेंगे जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से, अगर कोई बात करना चाहे? लेकिन नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आ जाता है और हम इससे दूर ही रहते हैं। नहीं तो पॉलिटिक्स में ये नहीं कह रहा किसी पार्टी को सपोर्ट करे या ना करे, मैं ये कह रहा हूँ पार्टियों ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ, और किसने किया हुआ? हुक्मरानों ने किया ना। जी, हुक्मरान कहाँ से आए? पार्टियों में से आए। ठीक है, लेकिन क्या वजह समझती हैं आम पब्लिक के लिए रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? जैसी आवाम है ना, इनको ऐसे ही हुक्मरान मिलने ये अभी भाई बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है, बात ही मैं समझता हूँ यहाँ पे खत्म। सारा बेड़ा गर्क हम ही लोगों ने किया हुआ। हम लोग ऐसे हुक्मरान चॉइस करते हैं कि जो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं, फिर हम दुआएं मांगते हैं कि दूसरी पार्टी, हमने हर पार्टी को ना मतलब आजमा के देख लिया। लेकिन हम यहाँ पे ये भी तो कहते हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश दुनिया के दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। नहीं, साजिश हमेशा अपने करते हैं, अंदर से साजिश होती है। अगर हम सही हो तो किसी की कोई इतनी मजाल नहीं है कि हमें कोई नीचे गिरा सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बात सुन आप के। ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना है, सही बताइएगा। बिजली का बिल हमारा 21,000। लेकिन बात सुन ले, 4 मीटर है हमारे अकेले घर। अच्छा, 4 मीटर और 21,000 रुपया। अगर 4 मीटर ना हो तो डबल कर लें कि लाख के करीब आ जाएगा, लाख के करीब बिल आ जाएगा। और बात सुने, मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, मेरे दोनों बच्चे भी काम करते हैं। ठीक है, तो
जाहिर है 4 मिलके कमा रहे हैं तो फिर बिजली का बिल अदा मैनेज हो रहा है, आप सही बताइए। मतलब आप ऐसा समझे कि भाई बड़ी खुशी से लाइफ गुजर रही है, 4 कमाने वाले हैं। स्ट्रगल, ठीक है। जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल हो गई है। लेकिन अब मैंने मैम ये नोट किया है कि लोग बोलना छोड़ गए हैं। मतलब लोग कहते हैं यार ये कैमरे से ये प्रोग्राम वीडियो से कोई फायदा ही नहीं। लेकिन बोल के फायदा मुझे बता दें, कोई एक फायदा बता दें कि बोल के मेरे बोलने से क्या निजाम ठीक हो जाएगा, हुकूमत सही हो जाएगी, पार्टी सही हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि बोलने से कुछ चेंज नहीं होएगा तो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये समझेंगे कि यार पब्लिक रिलैक्स हो गई है। पॉलिटिशियन देखना भी पसंद नहीं करते, देखने सुनना भी पसंद नहीं प्रेशर आता है मैम, ऐसी प्रेशर बात आता नहीं है। होगा, मुझे नहीं पता कि ये प्रेशर प्रोटेस्ट आता कहाँ है। देखिए मैडम, जब तक हमारे जैसे आम लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई भी जो हमारे ऊपर महंगाई कर रहा है इसके खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम भी तो पाकिस्तानी है ना। ठीक है, पसे पर्दा बोल लेते हैं, ठीक है, कभी कैमरे के सामने मुश्किल हो जाता है, एक आम बंदा नहीं बोल सकता। मतलब हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? आवाम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह? कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत, उसकी वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस लिहाज से वो हमसे आगे। देखिए कैसा है ना शोएब भाई, एजुकेशन बिल्कुल यहाँ पे मतलब जो एजुकेशन की अगर मैं बात, पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे है। लेकिन जो सबसे मेन डिफरेंस है ना, जो बोलते हैं ना कि मतलब आपके यहाँ पे किस तरीके का होता है ना कि एक भेड़ चाल होती है। मतलब अगर लोगों को एक तरीके से नैरेटिव बनाने में, आपको पहले कहा था ना कि लोगों को एक नैरेटिव बना देना और लोग समझ ही नहीं पाते, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। और बिल्कुल जो क्षमता आती है एजुकेशन से आती है। एजुकेशन ही नहीं है तो उनको समझ में ही नहीं आ पाता कि क्या सही क्या गलत। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे बोल रहा है तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, वहाँ पे लोगों को भड़काया जाता है अननेसेसरी। मतलब इंडिया के खिलाफ, हिंदुज़म के खिलाफ या फिर एंटी इंडिया स्लोगन्स इस तरीके से मतलब वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो अगर जो यूथ है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, उस चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं कर पाएगा, फैक्ट चेक नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा। फिर जो चीज़ें वहाँ पे बरगलाई जाएंगी उसी तरीके से काम करके आगे बढ़ता चला जाएगा। आबिद भाई है, आबिद अली जो यहाँ पे बंदा है यहाँ पे, इसके अलावा काफ़ी सारे मैं लोगों को इंटरव्यू देखते रहता हूँ, तो उनकी जो सोच है ना बहुत मॉडर्न हो जाती है और हो रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो अगर ऐसे लोग समाज में ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल वहाँ पे मतलब एक डिफरेंस क्रिएट होगा। जो डिफरेंस आज इंडिया में है, जो इंडिया जितने आगे गया है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन की वजह से जो थिंकिंग पावर आई है, सोचने समझने की क्षमता आई है, दूसरे देशों के साथ में कदम से कदम मिला के जो हमारे पास एक बोलते हैं ना एक एबिलिटी आई कि भाई हम उनसे आगे जा सकते हैं। इतना दूर सोचने की जो एक होता है ना, मतलब एक हमारे अंदर से एस्पिरेशंस निकल के आती है, एक प्राउड फीलिंग आती है, वो आपकी कंट्री में आ सकती है। और यही एक मेजर डिफरेंस है। बच्चा इंग्लिश बोलता है वो। ये चीज है। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एजुकेशन का थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, वैसे तो हमारा कंपैरिजन शायद बनता नहीं, जैसे मैम ने बोल दिया या आबिद भाई ने बोला कि कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन उन्होंने बजट में एक जो सबसे बड़ी चीज रखी ना इंडिया के बजट में, उन्होंने आम लोगों के लिए नौकरियां प्रोवाइड की हैं उसके बीच। ठीक है। अब देखें इंडिया में आपको आइडिया होगा कि छोटा सा बच्चा भी जो है ना एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी है। अब उधर लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने उसके ऊपर क्या काम किया कि अपने मुल्क में इतनी नौकरियां दे रहे हैं कि पढ़ लिख के इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं, वो इंडिया का फायदा हमें सीखना चाहिए कि नहीं? हमें सीखना चाहिए, उनके बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। एजुकेशन सबसे ज्यादा तो हम एजुकेशन में मतलब ये कि सीख सकते हैं। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं। हमने कितना कोटा मुहैया किया और कौन खा जाता है वो कोटा। हेल्थ के लिए हमने कितना बजट रखा, एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा, हमने अपने यहाँ पे IT टेक्नोलॉजी के लिए कितना। अवाम को कुछ नहीं मिलता। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो सारा कुछ हड़प कर जाती है। ऐसा ही है। अवाम बिल्कुल ही, तो हुक्मरानों को गालियां ना दे, बुरा भला ना कहे तो क्या क्या, लेकिन वो भी नहीं अब आप दे सकते क्योंकि आपको डर लगता है ना। आपको मतलब ओवरऑल साहब की बात कर रहा हूं। ठीक है आबिद भाई, मुझे तो इनसे बात कर बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ अकेले नहीं, यहाँ पे कितने लोग ऐसे ही मौजूद हैं। अगर हम देखें कि हर बंदा बोलना चाहता है लेकिन बोलने से डरता है। सर बोलने से इसलिए डरता है कि जब मीडिया के ऊपर कोई इंसान आता है ना तो उसकी शक्ल से उसका ID कार्ड निकल आता है, नादरा से उसकी पूरी नस्ल निकल आती है बाहर। हमारे कई बार निकले हैं। आबिद भाई मुझे ये बताएं, अभी जैसे ये खवातीन मौजूद थी, इन्होंने भी अपने मसले बताए, और जहाँ पे भी आजकल हम जा रहे हैं ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं यार हम मीडिया पे बोल नहीं सकते। एक साइड पे हम कहते हैं हम आजाद हैं, हमने तो दूसरे मुल्क के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए जंग लड़नी है आजादी की, दूसरी साइड पे हम खुद यहाँ पे फ्रीडम। मैं इंडिया के बीच में इंडिया के यूट्यूबर्स की बात करना चाहूंगा। एक लड़की है, उनका नाम मुझे नहीं आता,
वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतनी नेगेटिव, इतनी खतरनाक किस्म की वीडियो बनाती हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि उन्हें किसी ने आके पकड़ लिया, ये कोई अदारा उसके ऊपर चढ़ गया है। तो बात ये है कि इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना अगर चाहिए। हम बात करें, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल जो अभी इलेक्शंस में उनके वो बहुत ज्यादा उधर धरफ राठे जो उनके यूट्यूबर हैं, मैं कहता हूँ कैसी उन्होंने उधर को डिक्टेटर कह दिया, पीएम मोदी को उन्होंने ये कह दिया। आप ये देखें कि क्या उनका चैनल बंद हुआ ध्रुव राठी? कभी नहीं होगा। देखिए आबिद भाई, कैसा है ना, चीजें कैसा था, डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है, मतलब इसका मतलब ही यही होता है कि सभी को अपने तरीके से रहने का अधिकार मिला हुआ है। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फंडामेंटल राइट करके टर्म्स हैं, और संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। जो भी जो चाहे वो बोल सकता है, जो भी जो चाहे वो लिख सकता है, किसी को मतलब व्यक्तिगत रूप से टारगेट भी कर सकता है। कुछ ऐसा चीज़ ना हो कि भाई एक हिंसक नैरेटिव कोई बना के आगे चले, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की स्वतंत्रता है, और जितने भी लोगों को आपने नाम लिया सब लोग वही करते हैं, उसी फ्रीडम को यूज करते हैं। और कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि किसी का भी कुछ बैन नहीं होता है। यहाँ पे जुडिशरी भी ऊपर बैठी हुई है और उसने अधिकार हमको दिया हुआ है। अगर कल को कुछ होता भी है तो जुडिशरी उसको चेक करने के लिए बैठी हुई है। गवर्नमेंट अगर किसके ऊपर कुछ बैन लगा भी देगी तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सीधे हाई कोर्ट से बाद में फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही इंडिया मतलब बोलते हैं ना कि ओल्डेस्ट तो नहीं है लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं है। और इतने समय से, आज 75-76 साल हो गए, आज भी हमने उस जो स्टेटस को मेंटेन करके रखा हुआ है। यही हमारी सुंदरता है, यही हमारी ब्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की यही ब्यूटी है। नहीं, क्या उन्हें किसी ने आके पकड़ लिया? क्या वो दारों के पास पेश होते हैं आके? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच किस चीज का नाम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इस चीज का नाम है कि मैं आम आदमी हूँ, मेरा भी कोई हक है, मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, इस मुल्क की नेशनैलिटी रखता हूँ, तो मैं इस मुल्क के लिए कोई बात कर सकता हूँ, मेरा भी हक है बेहतरी के लिए। लेकिन हमारा हक हमसे छीना जाता है। अच्छा, हम बोल ही नहीं सकते। कुछ लोग यहाँ पे देखने वाले शायद ये सोचेंगे कि भाई अगर ध्रुव राठी की एग्जांपल दी जाए तो वो इंडिया में मौजूद नहीं है, वो जर्मनी में बैठ के मतलब इस तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती या कुछ नहीं कर सकती होगी। यूट्यूब ऐसा नहीं है भाई, ध्रुव राठी भी आया था बंदा, अपना पूरा सब कुछ है, वो आता है जाता है, सब कुछ है भाई। और इतना मतलब बोला ना कि ना तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो सकती है, ना ही तो लोग हो सकते हैं। लोग हेट करते हैं, बिल्कुल। आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हमेशा से रहे हैं और हमेशा से रहेंगे। अगर मैं अपनी हिंदू माइथोलॉजी की मैं बात करूँ, माइथोलॉजी बोला क्योंकि लोग यही बोलते हैं, तो यहाँ पे भी बोलते हैं ना कि सुर और असुर लोग रहते थे, मतलब देव और दानव, वहाँ पे भी आइडियोलॉजी का डिफरेंस था। न जाने कितने मतलब कितने हजारों लाखों साल पहले की बातें हैं, अभी भी हैं। सुर असुर में नहीं बोलूँगा, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पे होते हैं। लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे इन चीज़ों को भाई रिस्पेक्ट दिया जाता है कि ठीक है, जिसकी जो भी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो अपने में स्वतंत्र है और दूसरा वाला अपने में। की बात मैं उधर एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के भी बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फायरवॉल के थ्रू उनके चैनल की रीच है, हमारे चैनल की रीच, हमारे चैनल की रिकमेंडेशन खत्म कर दी जाती है। मैं इंडिया का बजट देख के ना मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई हैं। यकीन करें, जब मैंने उनका बजट देखा, वो अवाम दोस्त बजट है, अवाम दुश्मन बजट नहीं है। हाँ, आम आदमी ये फील कर रहा है कि पता नहीं आम आदमी को फायदा नहीं दिया, लेकिन आम आदमी को ये फील होना चाहिए कि वो इंडिया बेस को मजबूत कर रहे हैं, इंडिया को मजबूत कर रहे हैं, इंडिया में वो अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर कैमरामैन दिखाएं कि अगर ये आम जो पाकिस्तान का मेन शहर है लाहौर, पाकिस्तान का दिल है, इसका व्यू अगर कैमरामैन यहाँ से अगर दिखाएं, जो बाइक्स हैं, जो यहाँ पे सूरत हाल है, जो ओवरऑल कंडीशन है, आपको लगता है, मुझे मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि हम 1990s में हम तकरीबन 40-50। बिल्कुल आबिद भाई, बिल्कुल शोएब भाई, मैं इसी के ऊपर जिक्र कर रहा हूँ। मैंने घर पे अपने जिक्र भी करा था कि देखने के बाद में ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब पाकिस्तान को जब मैं देखता हूँ, जब मैं अभी रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, दिल से खुशी आती है। मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फील होता है कि मैं कहीं गाँव में आ गया हूँ। बुरा मत मानना इस चीज़ को, कॉम्प्लीमेंट भी मानना है तो आप मान सकते हो। तो हम इतने आगे निकल गए हैं कि ये सब चीज़ें हम देख भी नहीं पाते हैं। कभी हफ्ते दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए अगर कोई गांव भी जाता है तो अब गांव भी यहाँ के बहुत एडवांस हो गए हैं। इस तरीके का मतलब गांव ही दिखता है, गांव का कोई मार्केट है जो भी है। भाई आप लाहौर में खड़े हो तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट समझो या जो भी समझो, लेकिन भाई अच्छा तो बहुत लगता है। मतलब लगता है कि हाँ भाई हम बहुत आगे चले गए। लेकिन कुछ तो लोग हैं यहाँ पे हम अपनी मतलब वो जो बोलते हैं ना कि गाँव वाली फीलिंग को देखने का एक एहसास पूरा कर सकते हैं।
साल आज भी पीछे हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी 40-50 साल पीछे है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रहे हैं वो भी 40-50 साल पीछे है। क्योंकि हम बेहतरी लेके नहीं आए। क्यों नहीं बेहतरी लेके आए? कि हम चाइना के रहमो करम पे पलते रहे। मैं कहता हूं चाइना से ही सीख लें, मतलब चाइना एक नहीं, हमें देखे ना, हम नवाब बन गए। जब कोई नवाब बन जाए तो वो कहता है मैंने काम पे क्यों जाना है। तो इसी तरह एग्जांपल देता हूँ कि जब चाइना हमें हर चीज प्रोवाइड करता रहा तो हम चौधरी बन के बैठ गए। हमने कहा हमें क्या जरूरत है कुछ बनाने की, हमें क्या जरूरत है कोई काम करने की। लेकिन इंडिया उस टाइम मेड इन इंडिया पे वर्क कर रहा था, जो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है। आज उसका बजट देखते हैं तो यकीन करें सर पकड़ के इंसान बैठ जाए कि यार ये बजट निकाला उन्होंने, इतना बड़ा बजट। उसकी रीजन ये भी बताई जाती है ना, हमारा उनसे मुकाबला इसलिए नहीं बनता, उनकी बातें तो फिर नहीं करना चाहिए ना मुकाबला। हम क्यों हर बात में मुकाबला करते हैं? क्यों मैं हर चीज में हम कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा इस चीज को लेके, इंडिया के साथ उस चीज को लेके हमारा कंपैरिजन। अभी ये खातून थी, कभी जिंदगी में हमें नहीं मिली, तो ये खड़ी हुई क्या कह गई है कि इंडिया हमारे से बहुत आगे है और हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि उनसे मुकाबले करें। हमें उनसे सीखना चाहिए जिस चीजों में उनकी अचीवमेंट है, जिन चीजों में वो आगे निकले हैं। हमें वो चीजें देखनी चाहिए कि यार इन्होंने अचीवमेंट किस तरह की, ये किस तरह आगे निकले। हम भी कोशिश करें हर चीज में आगे निकलने के लिए। शोएब भाई कोशिश जरूरी है। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम नवाब बन के बैठ जाएंगे और ऐसे नलायक हुक्मरान हमारे सर पे आगे बैठ जाएं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि हमने इस मुल्क को चलाना कैसे है। IMF से कर्जे पे बस चलना है, उससे किस्त लेंगे, फिर उसमें से उसका कर्जे की किस्त वापस देंगे, बस इस ऐसे ही होता रहेगा सारी जिंदगी हमारे साथ। जो इस टाइम सूरत हाल है, क्या लगता है आपको? मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मार्शल लॉ शायद लग जाएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है इंडिया सपोर्ट करेगा? वैसे तो इंडिया के शायद किसी मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि अगर बांग्लादेश को किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत हुई उनकी गवर्नमेंट को तो हम प्रोवाइड करेंगे। शोएब भाई उधर बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं, हर चीज सुनने को मिल रही है, हर चीज समझ में भी आती है। उनका सबसे बड़ा एहतजाज और मौकफ लोगों का ये है कि नौकरियां किन लोगों को दी जाती हैं? ज्यादातर 90% नौकरियां उन लोगों को दी जाती हैं कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ था तो जिन लोगों ने उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश की हेल्प की थी, उनके बच्चों को नस्ल दर नस्ल जो है ना, उनके बच्चों को नौकरियां मिलती है। लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ाई का क्या फायदा, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जब हमें नौकरी मिलनी नहीं, नौकरी उन्हें मिलनी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए थे, उनके बच्चों को आज भी ठीक है, उन्हें आपने फायदा दिया। वो कहते हैं फायदा दिया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो हीरो है बांग्लादेश के। अगर आपने फायदा दिया तो उन तक फायदा देना, उनकी नस्लों को, अगले नस्लों को भी आप फायदा दे रहे हैं। तो आम आदमी क्या करे, तो उनका मौका भी सुने तो वो बेहतर लगता है। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने उधर फैसला दिया है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुए इस चीज को लेके कि हम उस कोटे को बहुत ज्यादा शिलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं और आम आदमी का फायदा करेंगे। और वो एहतजाज भी अनकरीब थमते जा रहे हैं और खत्म होने को आ रहे हैं। चले ठीक है, मैं तो एज ए पाकिस्तानी या एज ए ह्यूमन बीइंग ये चाहता हूँ कि कहीं पे भी ऐसी किसी भी कंट्री में ऐसी सिचुएशन ना हो। लेकिन पाकिस्तान का अगर देखें, अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कि जी इमरान खान कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, वापस आके गवर्नमेंट करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को सजाए मौत होने वाली है। मतलब खबरें मुख्तलिफ किस्म की आ रही है। भाई इमरान खान साहब तो वापस आते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अच्छा। और मैं आपको बड़ी, लेकिन मुझे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं बताता हूँ ना किस तरह नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने लगा इस चीज की। पाकिस्तान का सिलसिला है अमेरिका के साथ, क्योंकि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं और IMF अमेरिका के साथ है। तो जो अमेरिका ने कहना है वही IMF ने करना है। मुझे लगता है ट्रम्प की गवर्नमेंट मुझे लगता है, मैं यही बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है, देखें इस बात को पकड़िएगा ना, ये मुझे लगता है कि ट्रम्प जो है ना इमरान खान का दोस्त है। अच्छा। और इमरान खान के साथ या सपोर्ट करते हैं दोस्त। सर दोस्त इस चीज को लेके कि जब इमरान खान साहब अमेरिका गए तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा आप स्पोर्ट्समैन थे, मैं आपको लाइक करता हूँ। मतलब ये चीज भी एक साइड पे हो गई। एक जगह पे ट्रम्प का मैंने ये भी बात सुनी थी, किसी से सुनी थी, मुझे ये पता नहीं कि ये 100% है भी कि नहीं, कि ट्रम्प जब अपनी गवर्नमेंट में आएंगे तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी हेल्प करेंगे। तो अब मुझे भी ये लगता है कि ट्रम्प को जब से गोली का फायर हुआ है ना, उसके बाद जब फाइट वो करते रहे, वो मजबूत नजर आए और हमदर्दी का वोट भी उन्हें मिलेगा। वो इलेक्शन जब जीतेंगे तो ये अदारों के साथ इमरान खान साहब की पैचअप हो जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, इनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। चले ठीक हो गया जी, खैर बड़ा अच्छा लगा। आबिद भाई मैं कुछ यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि देखिए कैसा होता है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त होता नहीं है, ना ही मोदी ना ही इमरान, कोई भी। ट्रम्प जो है मोदी के साथ में आपने देखा रहेगा, मतलब किस तरीके से बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं, मोदी यहाँ से वहाँ पे गए, वहाँ से ट्रम्प यहाँ पे आए, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ पे कंट्री के इंटरेस्ट होता है वहीं पे वहाँ का जो लीडर होता है वो खड़ा होता है, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे मैं हूँ। अगर इमरान खान के साथ में अगर कोई रिलेशन से रखना होगा ट्रम्प को, तो बिल्कुल कुछ मतलब होगा या कुछ उनको मतलब साझना होगा
इसीलिए रहेगा, अदरवाइज कोई किसी का दोस्त नहीं है। ट्रम्प कहाँ पे और इमरान खान कहाँ पे, तो आप ऐसी चीज़ें मत सोच के चलिए। हाँ बिल्कुल भाई, इंटरनेशनल चीज़ें में मतलब क्या होता है ना, कोई भी दो कंट्री हो या फिर दो लीडर हो, वो आपस में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ें आए दिन मतलब बोल देते हैं या फिर स्टेज शेयर करते हैं, एक पब्लिक में मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, बस इतनी सी बात है। यार बड़ा अच्छा लगा मुझे, आज एक नहीं 2-3 टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया, खासतौर पे इंडिया के बजट को लेकर बात की, फिर आबिद भाई से इसके ऊपर ओपिनियन ली और यहाँ पे जो पब्लिक मौजूद थी उनसे भी ओपिनियन ली। इस हवाले से आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जो उनसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आबिद भाई लास्ट में कोई पीस का मैसेज, मैं समझता हूँ काफी दिन से नहीं कोई मतलब मोहब्बत का, पूरी दुनिया में अमन की बात कैसे की जाए और पॉसिबल भी है या सिर्फ कैमरे और माइक की हद तक पॉसिबल आज है? पीस का मैसेज मैं पाकिस्तान को देना चाहूंगा। अच्छा, क्योंकि मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था कि एक शॉपकीपर था, उधर 3-4 लड़की आई आके शॉपकीपर को बड़ा मारा, फिर थाने में जाके उन्होंने उसी शॉपकीपर के लिए बेचारे के लिए पर्चा करवा दिया, उसे पकड़ा भी गया, फिर हकीकत सामने आई, वो बंदा बाहर आया। मैं कहना चाहता हूँ पहले तो मजहब कार्ड जो है ना पाकिस्तान में इस तरह था कि किसी के ऊपर भी आप मजहब का इल्जाम लगा के ना उसे फांसी भी दे सकते हैं, उसे मरवा भी सकते हैं, उसे आप पकड़वा भी सकते हैं। और अब जो बड़ा कार्ड खेला जा रहा है वो औरत कार्ड खेला जा रहा है, वुमेन कार्ड इस तरह खेला जा रहा है कि किसी के ऊपर भी आप इल्जाम लगा दो। ऊपर से मरियम साहिबा जो है हमारी वज़ीर आला बनी है, इन्होंने वुमेन के लिए बड़े कानून नए निकाले हैं। देखिए कानून निकाले, लेकिन इस तरह का कानून निकालेंगे कि उसका नजायज फायदा ना उठा सके। अब वो 4 गर्ल्स जो थी उन्होंने नजायज फायदा उठाया ना चीज का कि हम औरत है, हम वुमेन है, तो उन्होंने वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कैमरों में सारा कुछ आ गया, वो गरीब का बच्चा बच गया, वरना 4 साल के लिए उस बेचारे ने जेल में सड़ना था। और ये तो एक चीज है, ये तो वुमेन कार्ड या मजहब कार्ड की बात की है। मैं कहता हूँ ये सिंध से एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक हिंदू बार्बर शॉप पे गया है, सलून पे गया, वहाँ पे जाके उसने बोला मुझे कटिंग करवानी है, उन्होंने कहा जी हम कटिंग, उसने कहा जी कि आप हिंदू हो तो हम आपकी नहीं, उसने ना पहले अपना सारा रास्ता दिखाया कि मैं इस तरह एक किसी सैलून में जाना चाह रहा हूँ, मैं कटिंग करवाऊंगा, शेव करवाऊंगा, हिंदू हूँ, उसे बताऊंगा। ये वीडियो मैंने भी देखी है। वो जाके दुकानदार को बताता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं आपसे कटिंग शेव करवाना चाहता हूँ। उसने कहा जी हम गैर मुस्लिम हिंदू की कटिंग शेव बिल्कुल नहीं करेंगे, ये दोगला म्यार है, इसे दोगला म्यार कहते हैं। इंडिया में भी ऐसा होता होगा? मैं वही कह रहा हूँ कि आप इंडिया में जाएं, आप मुसलमान की दुकान पे जाएं, उधर हिंदू आके कटिंग करवा रहे हैं। भाई क्या बात करो, मतलब शोएब भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो दिख रहे हैं ना मैक्सिमम टाइम जहाँ पे भी मैं जाता हूँ आपके ही कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भेदभाव है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं, खास करके मतलब हमारी कम्युनिटी से। अगर मैं अपनी बात करूँ, चलो ठीक है, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात हो ही रही है तो एक जो हिंदू है कभी सोचता ही नहीं भाई, अपोजिट वाले का मैं नहीं कह सकता, काफ़ी सारी चीज़ें भाई निकल के आते रहते भाई, ओ हमारा दीन ऐसा वैसा, अपने दीन के लिए या फिर अपने रिलीजन के लिए, वो अलग चीज़ है। कुछ परसेंट उसमें भी अच्छे होंगे जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं ध्यान देते होंगे, लेकिन हिंदूज़ की अगर मैं बात करूं तो 99.99999% जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा जो सलून है वो बार्बर मुस्लिम है कि हिंदू है। इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, सर्विस लेते हैं, पेमेंट करते हैं, खुशी खुशी अपने रिलेशंस अच्छे बना के रखते हैं। होंगे आप हिंदू की दुकान पे जाएं, उधर मुसलमान आगे कटिंग करवा रहे होंगे, सिख आगे करवा रहे होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में ये चूरन बेचा जाता है और ये घोल घोल के पिला दिया गया हमें कि हिंदू जो है उससे कटिंग नहीं करवानी या हिंदू के रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाना, वहाँ नहीं खाना। खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अच्छा तो सोचिए दोस्तों, मतलब इतना देखने के बाद में जो लास्ट पार्ट देखा ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई मतलब। और वो जो व्लॉग है बिल्कुल, हमारे एक और भाई ने उसके ऊपर रिएक्ट किया था, मैं भी सोच रहा था कि उस पर रिएक्ट करूँ बट अभी तक नहीं करा था। आपके सामने लेके आऊँगा, अगर लेके आना चाहते हो, व्लॉग देखना चाहते हो आप किस तरीके से एक हिंदू शख्स का एक मुसलमान शख्स ने बाल काटने से मना कर दिया पाकिस्तान में क्योंकि वो हिंदू था। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कमेंट में यस लिखना, अगर एक भी यस रहेगा तो मैं उसके ऊपर वो वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी भाई वीडियो को लाइक करना, कुछ भी आपको लगा हो इसमें, इस पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका अपना ओपिनियन क्या था, कुछ आप कहना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। जय हिंद।